हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं क्लास 12th ज्योग्राफी का मॉडल सेट लेकर के आई हूँ। आप लोग जान रहे हैं कि मॉडल सेट अभी एक ही आया है 2024 में। इस स्थिति में आप लोगों के लिए 2023 का प्रीवियस ईयर मॉडल सेट बहुत लाभदायक होगा, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाई हूँ। आप लोग ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोल वेता द्वारा दी गई थी? इसका ऑप्शन क सही होगा, एलएनसी सैंपल। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? इसका सही आंसर है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल न होकर कृषि भूगोल होना चाहिए था, अर्थात मृदा भूगोल मानव भूगोल की शाखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया? ग्रिफिथ टेलर द्वारा नव निश्चयवाद का सिद्धांत दिया गया, जो रुको और जाओ के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? भौतिक कारक यहाँ पूछा गया है, ऑप्शन ख सही होगा। हालांकि ये सारी कारक मानव जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है, लेकिन यह भौतिक कारक को पूछा गया, इसलिए यहाँ जल की उपलब्धता होगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक प्रतिकर्ष कारक है? जनसंख्या के प्रवास का दो कारक होते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक के रूप में यहाँ ग सही है। ये सारे अपकर्ष कारक है, रोजगार के अवसर, शांति, स्थायित्व, जीवन की सुरक्षा, ये सारे अपकर्ष कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जननांगी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जननांगी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन WM थॉमसन ने किया। ऑप्शन क सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 8, जनसंख्या के विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? तो विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड त्रिभुज के आकार का होता है। ऑप्शन ख सही है। निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष आकार का है? इसका सही आंसर है घ, जापान का पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 10, कार्यशील जनसंख्या को कौन सा आयु वर्ग में रखा गया है? कार्यशील जनसंख्या को 15 से 59 ईयर के जनसंख्या वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन ग सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी को बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ख सही होगा। किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं? पीटर्सबर्ग को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं। घ सही है। सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है। इसका दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र भी है। बिग इंच पाइपलाइन को कौन से पदार्थ का परिवहन होता है? बिग इंच पाइपलाइन में पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन होता है। ऑप्शन घ सही है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? ओपेक एक पेट्रोलियम निर्यातक देश है और इसके सदस्य देशों में अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला जो है इनके सदस्य देश हैं। ओपेक देश के सदस्य वेनेजुएला है। ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होता है? तो सड़क और नदी के किनारे रैखिक प्रकार की बस्तियां यानी लाइनिंग, रैखिक मीन्स लाइन लाइन में विकसित होती है। हम जानते हैं पुराने समय में नदी के किनारे किनारे बस्ती थी, अभी भी रोड के सड़क के किनारे लाइन लाइन में बस्तियां बस रही है, तो रैखिक प्रकार की बस्तियां बसती है। क्वेश्चन नंबर 90, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो विश्व नगरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जीन गॉटमैन ने किया था। ऑप्शन क सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 20, प्रेरी घास का मैदान कहाँ है? प्रेरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है। ग सही होगा। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ग सही है। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की पहली जनगणना 1881 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे निम्नतम है, यानी सबसे कम है? हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है और यह 834 है। क्वेश्चन नंबर 24, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसमें से महाराष्ट्र का नगरीकरण सर्वाधिक है। ऑप्शन क सही होगा। 25, निम्न में से भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है? तो किरात भारत का सबसे छोटा भाषाई समूह है। ऑप्शन ग सही होगा। गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक जनसंख्या का क्या कारण है? तो गांव से गांव महिलाओं की प्रवास इसलिए होती है क्योंकि भारत में लड़की को शादी दे दिया जाता है और जिस घर में उसका शादी होता है वही उनका अपना घर होता है। तो लड़कियां एक गांव से दूसरे गांव शादी के द्वारा भेज दी जाती है। अतः इसका सही आंसर होगा ख विवाह। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया? ऑप्शन क सही होगा। डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 28, मानव विकास सूचकांक में भारत कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है? तो मानव विकास सूचकांक में केरल राज्य सर्वोच्च स्तर है। मानव विकास सूचकांक मापने का एक जरिया है जिसमें कि शिक्षा स्तर को, जीवन प्रत्याशा को, मृत्यु दर को, स्वास्थ्य को लिया जाता है और केरल इन सभी मामलों में भारत के सभी राज्यों से आगे है। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के कौन सा राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन क सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग सबसे लंबा है? तो ऑप्शन क सही होगा। NW1 जो है राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक पतन है? तो इसमें से गलत क्वेश्चन छपा है। इसमें से लिखा है कौन सा एक प्राकृतिक पतन नहीं है, यह नहीं होगा। तो इसमें से जो चेन्नई है, एन्नोर है, मुंबई है, ये सारी प्राकृतिक पतन है, यानी प्रकृति खुद से यह पतन को बनाया हुआ है। लेकिन ये JLN पतन जो है, ये जवाहरलाल नेहरू पतन, इसको बनाया गया है, प्राकृतिक पतन नहीं है। अतः ये ग सही होगा, यहाँ नहीं ऑप्शन होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा हैजा तथा पीलिया बीमारियों का कारण है? तो हम जानते हैं हैजा और पीलिया की बीमारी जल प्रदूषण के कारण होता है। ऑप्शन क सही होगा। UNDP का पूरा नाम बताएं। तो UNDP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ख इसका सही आंसर होगा ख। यूनाइटेड नेशनल नहीं होगा, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। ख सही होगा। टिस्को इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ अवस्थित है? तो टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो झारखंड के जमशेदपुर में जमशेद जी टाटा द्वारा स्थापित किए गए थे 1907 में, झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 35, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है और लॉन्ग उत्तरीय प्रश्न है। मैं यहाँ लिखित रूप में क्वेश्चन को नहीं लाई हूँ। लिखित रूप में क्वेश्चन आप लोगों को आंसर आप लोगों को बहुत जगह मिल जाएगा, लेकिन उसको समझना ज़रूरी होता है। और अभी वैसा समय भी नहीं रह गया है कि उसको लिख लिख करके या पढ़ पढ़ के समझे। सबसे ज़रूरी है कि उसको दिमाग से समझा जाए और दिमाग में रखा जाए। अब उसको कॉपी में रखना समय बचा नहीं है। मानव का प्रकृतिकरण कहने का अर्थ है
मानव का प्रकृति के साथ समायोजन। हम पुराने समय में या प्राचीन समय को हम ध्यान से देखें तो व्यक्ति जो थे प्रकृति के साथ पूर्ण रूपेण समायोजित थे। आज के समय के जैसे ना एसी थी, ना कूलर थी, ना ही इतनी सारी गर्म कपड़े हुआ करती थी। उस समय के जो लोग हैं प्रकृति से पूर्ण रूपेण समायोजित थे, प्रकृति को समझते थे, प्रकृति अनुसार वो खान पान करते थे और उसी प्रकार वो पहनावा करते थे, जिससे उनकी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो प्रकृतिकरण का अर्थ होता है प्रकृति के साथ समायोजन। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से प्रमुख घटक हैं? जनसंख्या की वृद्धि के प्रमुख घटक के रूप में हम लोग बाल विवाह, गरीबी, अशिक्षा, कृषि की प्रधानता, धार्मिक कारण, गर्म जलवायु इत्यादि को ले सकते हैं। कहने का अर्थ है बच्चों, हमारे भारत में बाल विवाह कर दी जाती है, लड़कियों को और लड़कों को कम उम्र में ही शादी ब्याह कर दी जाती है, जिससे जनसंख्या वृद्धि होती है। हमारे यहाँ गरीबी है, गरीबी के कारण भी आदमी को ज़्यादा व्यक्ति रहने से ज़्यादा काम होता है, ये सोच करके कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम होगा, इसलिए भी जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाते। साथ ही साथ इसका सबसे बड़ा कारण अगर माने तो हम अशिक्षा। जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्परिणाम होंगे वो नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण वह जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोकते। साथ ही हमारे भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि कार्य के लिए बहुत अधिक लोगों की ज़रूरत होती है। वह अपने परिवार से ही वह कृषि करते हैं। किसान लोग को दूसरों से खेती करवाने में पैसा लगता है, जिससे वो अपना घर में ज़्यादा सदस्य होते हैं और वह ज़्यादा सदस्य के माध्यम से अपना खेती को संभाल लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण है। हमारी भारत की जलवायु भी गर्म है, यहाँ प्रजनन क्षमता लड़कियों में बहुत कम उम्र में आ जाती है, जिससे हमारे यहाँ जो है जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है। धार्मिक कारण भी है। धार्मिक कारण कहने का अर्थ है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना यहाँ के लोगों को लिए पाप समझा जाता है। साथ ही साथ जो मासिक धर्म से पहले बच्चों का विवाह देना पिता के लिए एक अच्छा मंगल कार्य माना जाता है। यही सब धार्मिक कुरीतियाँ हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है। ये शॉर्ट आंसर है बच्चों, आप लोगों को शॉर्ट रूप में लिखना है। हम इतना सारा पॉइंट को बताएं, कुछ ना कुछ पॉइंट आपका दिमाग में रहेगा ही और इसको लिखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भूमध्य सागरीय कृषि में मूल रूप से कौन सी फसल की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय फसल जो है मुख्य रूप से फलों के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे वहाँ पर गेहूँ, अंगूर, जैतून, खट्टे फल इत्यादि की कृषि की जाती है। आप लोग याद रखें, वो ज़्यादातर फल के लिए है। बाह्य स्त्रोतन क्या है? बाह्य स्त्रोतन आउटसोर्सिंग का मतलब है व्यावसायिक प्रक्रिया में ये सब होता है। जैसे कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए किसी छोटी या अपने से दूसरी कंपनी को कुछ काम सौंप देते हैं और उससे वह उस काम को करवा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करवाते हैं। इससे क्या होता है, उनको कम लागत पर ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, वही आउटसोर्सिंग है। क्वेश्चन नंबर 5, परिवहन के मुख्य प्रकार का नाम बताएं। परिवहन कहने का अर्थ है एक जगह से दूसरे जगह जाना आना, जिससे माल ढोया जाता है, जिससे व्यक्तियों को ले जाया जाता है, ये सारे परिवहन के साधन हैं। तो आज हमारे पास बहुत सारे परिवहन के साधन हैं, जल मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, बैलगाड़ी, ठेला, ये सारे परिवहन के साधन में आ जाएंगे। तो परिवहन के साधन का नाम आप लोगों का दिमाग में बहुत सारा होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? घनत्व कहने का अर्थ है एक निश्चित भूभाग्य क्षेत्र में जनसंख्या कितनी मात्रा में रह रहे हैं, उसकी संख्या क्या है, उसी को कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। जैसे कि अगर हम देखें शहरी क्षेत्र में उद्योग है, वहाँ पे रोजगार ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण लोग बहुत जाते हैं और छोटे से भूभाग क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी कि शहरी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। वहीं हम अगर पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, जहाँ पे रोजगार का अभाव है, खेती लायक भूमि अच्छा नहीं है, भूमि का ढाल अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम होता है। वहाँ पे दूर दूर में लोगों का घर होता है या कुछ स्थानों पर छोटी सी गांव होती है, फिर बहुत बड़े स्तर पर व्यक्ति नहीं होता, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है।
क्वेश्चन नंबर 7, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है? हम जानते हैं बच्चों कि लौह इस्पात उद्योग से ही आज जितनी बड़ी बड़ी मशीनें बनी हैं, जितने धातु के औजार बने हैं, या फिर जितने बर्तन वगैरह, जो भी सभ्यता का विकास कहा जा सकता है धातु के आने से हुआ, और वो भी लौह धातु का आने से हुआ। लोहा धातु जो है सबसे मजबूत होता है, इससे बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई, औद्योगिकरण में मजबूती मिली। औद्योगिकरण के कारण ही आज तकनीकी के विकास के कारण ही आज मेरा विश्व यहाँ पहुँच पाया है। अगर लोहे का विकास नहीं होता, लोहे का उत्पादन नहीं होता, तो आज भी हम प्राचीन सभ्यता में ही जी रहे होते। आज मेरा जीवन इतना आरामदायक नहीं हो गया होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, यही इसका कारण है। क्वेश्चन 8, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट करें। हम नाम से ही यहाँ देख रहे हैं परंपरागत, मतलब जो प्राचीन समय से ऊर्जा के स्रोत है। यहाँ गैर परंपरागत, जो नई तकनीकी से ऊर्जा के स्रोत बनाए गए हैं। जैसे हम उदाहरण स्वरूप बोलें कि बायोमास, लकड़ी वगैरह, गोबर के उपले, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, ये तो बहुत परंपरा से आ रही है, बहुत दिनों से ये सब ऊर्जा के संसाधन है। लेकिन अगर हम उदाहरण स्वरूप विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा और फिर सोलर ऊर्जा, ये सब का प्रयोग आधुनिक रूप में किया जाता है, ये तकनीकी का परिणाम है। तो परंपरागत स्रोतों में वही सब आएगी, बायोमास यानी लकड़ी जलाना, गोबर के कंडे जलाना, या फिर कह सकते हैं पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा इत्यादि आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है, विवरण दें। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान होने के बावजूद भी भारत की कृषि अभी भी बहुत पीछे है। बहुत पीछे होने का क्या कारण है, पिछड़ेपन का क्या कारण है? इसका कारण है कि यहाँ के लोग जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जीवन निर्वाह कृषि कहने का अर्थ है कि वो लोग केवल जीने खाने लायक कृषि करते हैं, कोई व्यावसायिक खेती नहीं करते। वो ऐसा नहीं कहते कि हम उसको अच्छा से अच्छा तरह से कृषि करेंगे जिससे ज़्यादा उत्पादन होगी और हम उसको कुछ मात्रा में बेचेंगे भी या बाहर सप्लाई भी देंगे, ऐसा वो लोग सोच के नहीं करते। जंगलों में भी देखते हैं कि जंगलों को काट करके उसमें कोई खाद वगैरह नहीं डाला जाता, सिर्फ उसको प्राचीन तरीके से खेती किया जाता है। दूसरा कारण है जनसंख्या का भारी दबाव। हमारे यहाँ छोटी सी भूमि पर जनसंख्या की बहुत दबाव है, और एक पिता के 3-4 संतान होने से भूमि की छोटी छोटी टुकड़ों में बदल दिया जाता है, जहाँ पर आधुनिक ढंग से कृषि होना असंभव हो जाता है। तीसरा कारण के रूप में ले सकते हैं भूमि का असंतुलित वितरण। वही है असंतुलित वितरण कि बड़े बड़े खेत नहीं है, जिससे आधुनिक ढंग से वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती नहीं हो पाती है। यहाँ पर कम उपजाऊ वाली भूमि भी है। एक गंगा के मैदानी भाग को छोड़ दें अगर, तो हमारी भारतीय भूभाग असमतल है, पहाड़ी है, जिसके कारण यहाँ पर आधुनिक ढंग से ट्रैक्टर से खेती करना असंभव हो जाता है। अच्छे बीज का भी उपयोग नहीं होता है। अच्छी सिंचाई व्यवस्था भी भारतीय कृषि में मौजूद नहीं है। यहाँ पर नहरों की व्यवस्था उचित मात्रा में नहीं है, ना ही उचित मात्रा में डोभा पानी को जमा होने का स्थल है, जिस कारण से भारतीय कृषि अभी भी बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त है। क्वेश्चन नंबर 10, जल प्रदूषण क्या है? नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं? जल प्रदूषण कहने का अर्थ है कि हमारे जो नदियाँ हैं, हमारी उपयोग में लाने वाली जो जल है, जल तो खत्म नहीं होती, लेकिन जल की बहुत ज़्यादा मात्रा अभी प्रदूषित हो रही है। प्रदूषित होने का कारण है कि हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण हो रहा है। औद्योगिकरण होने के कारण नगरीकरण भी बढ़ रहा है। नगरीकरण बढ़ने के कारण जो है घरों से निकलने वाली मल जल को नदियों में सीधे प्रवाहित किया जा रहा है। फैक्ट्रियों से निकलने वाली मल जल को नदियों में सीधे प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ की धार्मिक
कुरीतियाँ भी है। पूजा पाठ करने के दौरान बहुत सारे पत्ते फूल को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जल प्रदूषित हो रहा है। और जल प्रदूषण को कम करने के लिए हालांकि उपाय किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मल जो घरों से निकलने वाली मल जल है उसको शुद्ध करके नदियों में प्रवाहित किया जाए। फैक्ट्रियों से निकलने वाली कचरों को गंदी जलों को भी शुद्ध करके नदियों में प्रवाहित किया जाए। धार्मिक कुरीतियों को भी खत्म करने का प्रयास किया जाए। माना जाए कि जल जो हम लोगों के लिए शुद्ध जल ही ज़रूरी है। जल तो बहुत है, जल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन शुद्ध जल बहुत ज़रूरी है। शुद्ध जल कृषि के लिए भी ज़रूरी है, शुद्ध जल माल मवेशी पशुओं के लिए भी ज़रूरी है, और शुद्ध जल मनुष्यों के लिए तो नहाने खाने सबके लिए ज़रूरी है ही। तो जल प्रदूषण को हम इसी प्रकार खत्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चावल उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है, विवरण दें। तो चावल उत्पादन के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। इसके लिए 25 डिग्री से ज़्यादा तापमान होना चाहिए। 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। समतल भूमि होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी यानी कि जल से द्वारा लाया गया उपजाऊ मिट्टी चाहिए। अच्छी सिंचाई व्यवस्था चाहिए। इन सब अगर तत्व मौजूद हैं तो चावल की कृषि के लिए उत्तम भौगोलिक दशाएं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, टेक्नोलॉजी पोल्स क्या है, उदाहरण के साथ विवरण दें। तो टेक्नोलॉजी ध्रुव कहने का अर्थ है ऐसी प्रक्रिया, ऐसी तकनीकी कौशल और तरीके शामिल है जिसमें कि उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करने से है। वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके मानव जीवन को आरामदायक बनाया जा रहा है। इसमें अगर एक उदाहरण लें हम तो सूचना प्रौद्योगिकी को कहा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी आज हम बैठे बिठाए घर में बैठ कर के बड़े से बड़े उद्योगों को चला सक रहे हैं, बड़े से बड़े ज्ञान को हासिल कर सक रहे हैं। घर पे बैठे हम अच्छे से अच्छे टीचर मेरे पास उपलब्ध हो जा रहा है। ये सब प्रौद्योगिकी ध्रुव का ही कमाल है। प्रौद्योगिकी ध्रुव कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी स्थापित की जा सकती है। जैसे कि हम अगर टेक्नोलॉजी ध्रुव के रूप में बंगलोर को ले सकते हैं, जहाँ पर सब काम टेक्नोलॉजी से होता है। वहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती काम के लिए। टेक्नोलॉजी के बल पर कम व्यक्ति में ही बड़े से बड़े काम, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लाभ अर्जित कर लेते हैं। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी पोल्स कहने का अर्थ है तकनीकी कौशल और तरीके और प्रक्रियाएं के बल पर मनुष्य का जीवन आरामदायक हो जाना। क्वेश्चन नंबर 13, स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित विवरण दें। स्थानांतरित कृषि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहता है, हमेशा एक स्थान पर खेती नहीं होती। कहने का अर्थ है कि जमीन पूरा फैला हुआ है, जनसंख्या वहाँ बहुत कम है, क्योंकि भौगोलिक दशाएं ही वैसी है कि वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या नहीं है। जनसंख्या कम होने से आज यहाँ पे खेती कर ली गई, कल या फिर दूसरे साल किसी दूसरे जगह खेती कर लेंगे। ऐसा उदाहरण हमारे यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी जनजाति लोग पहाड़ के जितने पेड़ पौधे हैं उसको काट देते हैं। काट देने के बाद वो सूख जाता है, कुछ दिनों बाद उसमें आग लगा दिया जाता है। आग लगाने से जितने भी खर पतवार सब नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, राख के रूप में वह फैल जाते हैं। राख उर्वरक का काम करते हैं। फिर उसी छोटे जमीन के टुकड़े पर आदिवासी जनजाति खेती करते हैं और खेती करके उसमें उतना ज़्यादा तो उपज नहीं होती, लेकिन 1-2 साल के बाद वहाँ पर उर्वरता कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ की भूंजी भूमि बंजर रहती है। वह फिर दूसरे जगह जंगलों को काटती है और फिर वही प्रक्रिया करती है, वहाँ फिर जलाती और वहाँ खेती करती है। तो इस प्रकार की खेती को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत मध्यम मानव विकास वाला देश क्यों है, कारण सहित विवरण दें। भारत मध्यम मानव विकास वाला देश है। यह पूर्ण रूपेण विकसित नहीं हुआ है, हालांकि इसे पूरे पिछड़े भी नहीं कर सकते। हम जानते हैं इसका बहुत सारे कारण हैं। भारत मध्यम मानव विकास वाला देश होने का आर्थिक कारण भी है, राजनीतिक कारण भी है, भौगोलिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है। अगर हम ऐतिहासिक कारण के रूप में लें तो भारत मेरा बहुत दिनों से
अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने सिर्फ अपनी आमदनी कैसे हो, अपना लाभ कैसे हो वो सोचा। भारत का लाभ के लिए या भारतीयों का लाभ के बारे में नहीं सोचा, यहाँ के विकास के बारे में नहीं सोचा। यहाँ आर्थिक कारण भी है, यहाँ के लोग गरीब हैं, यहाँ उतनी पूंजी नहीं है, बड़े बड़े उद्योग धंधे का स्थापना नहीं हो पाया है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या उतना रोजगार उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण यहाँ की जनसंख्या मध्यम विकास कर रही है, विकसित नहीं हो पा रही है। यहाँ कई प्रकार की धार्मिक कुरीतियाँ भी हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने आने या फिर कुछ ऐसे काम करने, अपना जाति को छोड़कर किसी अन्य जाति के काम को अपनाने से रोकती है। सांस्कृतिक कारक जो हमारी परंपरा की देन कही जा सकती है, परंपरा से संस्कृति चलता आ रहा है। यहाँ पे कृषि योग्य भूमि का अभाव है। भौगोलिक कारक भी है, जो हमारी भूमि की बनावट है, हर जगह कृषि योग्य भूमि या अच्छी विकास लायक भूमि नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति पूर्ण रूपेण विकास नहीं कर पा रहे हैं और मेरा भारत अभी भी मध्यम मानव विकास वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 15, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कारण सहित विवरण दे। खनिज खनिज किसे कहा जाता है? खनिज जो पृथ्वी के अंदर दबे हैं, जो हमारी प्रकृति प्रदत्त हमको मिला है, वो खनिज है। खनिज को मानवीय तकनीकी के बल पर मानव उपयोगी बनाया गया है। आज कोयले, पेट्रोलियम, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, यूरेनियम, बहुत सारे ऐसे खनिज तत्व हैं जो मानव विकास में अहम योगदान दे रही है। लेकिन क्या वो खत्म नहीं होती? और कहेंगे अगर खत्म होती तो क्या हुआ, विकास करने के लिए हम उसको अंधाधुंध प्रयोग कर लें, विकास तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आज तो हम विकास कर लेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए खनिज पदार्थों का संरक्षण जरूरी है। खनिज पदार्थ जो है वो रेन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं है, वो रिसोर्सेस फिर से नहीं बन सकता। हम एक बार उस कोयले को यूज कर लेंगे तो फिर से वो कोयला नहीं बन सकता। वो कोयला को बनने में हजारों हजार वर्ष लगा था, उस पेट्रोलियम को बनने में हजारों हजार वर्ष लगा था। ये जरूरी नहीं कि वो कोयला के क्षेत्र, पेट्रोलियम के क्षेत्र खत्म हो जाए तो फिर नया स्रोत तुरंत मिल जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। इसलिए खनिजों का संरक्षण जरूरी हो जाता है, ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी विकास की गति पर बने रहे। ऐसा न हो कि आज इसके अंधाधुंध प्रयोग से हमारी आने वाली पीढ़ियों को दुख पहुँचे या फिर प्रकृति में कुछ ऐसी आपदा आ जाए। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों या खनिज संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि विकास सतत गति से चलता रहे, सतत संपोषणीय विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक का विवरण दें। भारत में जनसंख्या वितरण के बहुत सारे कारक हैं। भारत में जनसंख्या वितरण के कारक के रूप में अगर हम बोलें तो जहाँ पर आर्थिक कारक को हम प्रमुख लेंगे। आर्थिक कारक कहने का अर्थ है कि जहाँ रोजगार की उपलब्धता है, जहाँ पर कृषि योग्य अच्छी भूमि है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। जहाँ जल की उपलब्धता है, हम प्राचीन नगर को अगर देखें तो नदियों के किनारे बसी है। पटना, कलकत्ता, दिल्ली, ये सब बड़ी बड़ी महानगरें जल के किनारे बसी है। वहाँ बड़ी बड़ी नदियाँ बहती है। नदियाँ जहाँ होती है वहाँ पर पहले लोग कृषि करते थे, इसलिए वहीं लोग बसे थे। लेकिन आज मानवीय वितरण का सबसे प्रमुख कारण प्रौद्योगिकीकरण है। जहाँ प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, बड़े बड़े उद्योग धंधे का विकास हुआ है, वहाँ पर लोगों को आसानी से रोजगार मिल जा रहा है। नए नए तकनीकी के बल पर लोग वहाँ पर आरामदायक जीवन बिता रहे हैं, इसलिए लोग नगरों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जनसंख्या वितरण के प्रमुख कारक के रूप में हम राजनीतिक कारक को भी लेंगे। राजनीतिक कारक कहने का अर्थ है राजनीति में स्थायित्व होनी चाहिए। सरकार जो विकास की गति पर अपने देश को बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, ऐसा देश में जनसंख्या का वितरण अच्छा रहता है। जनसंख्या उसी देश में रहना पसंद करते हैं जहाँ उसे सुरक्षा मिले, कल्याण मिले। जनसंख्या के वितरण के कारक के रूप में भौगोलिक कारक भी है, जैसे कि हम अपना
भौगोलिक क्षेत्र को देखते हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नदी है, कहीं नाले है, कहीं बर्फ है, तो उस क्षेत्र को देखकर भी जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। लोग समतल भूमि में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ खेती भी अच्छी होगी, घर बनाना भी आरामदायक रहेगा। लेकिन वही पहाड़ी क्षेत्रों में रहना, घर बनाना, खेती करना, सब चीज़ उसके लिए दिक्कत आ सकती है। तो भौगोलिक कारक जनसंख्या वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कृषि योग्य भूमि भी जनसंख्या वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। वहीं पर हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था भी जनसंख्या वितरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। सांस्कृतिक नगर जैसे हम लोग काशी, प्रयाग, अयोध्या ये सब को देखते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो सांस्कृतिक रूप से धार्मिक नगर माना गया। वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रहने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा रहने के कारण वो नगरों में विकसित हो गया। नगरों में विकसित होने के कारण वहाँ के लोगों को काम मिलने लगा। तो इस प्रकार से भारत की जनसंख्या वितरण में आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, स्वच्छ जल, कृषि योग्य भूमि सभी प्रमुख कारक के रूप में माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? वायु प्रदूषण कहने का अर्थ है हमारे वातावरण में, वायुमंडल में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है, कैसे हमारा प्रदूषित होती है वायुमंडल। तो वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत के रूप में हम विषैली गैसें, धूल, गंदगी, वायरस ये सब को ले सकते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, तूफान ये सब के कारण हमारे यहाँ वायु प्रदूषण होता है। घर से निकलने वाले धुएं, कोयले से जलने वाली धुएं, या फिर आज की जो है रेफ्रिजरेटर ये सब वातानुकूलित चीज़ें, इस सब से भी वायु प्रदूषित होता है। आज भारत की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है और भारत की जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण पेड़ जो है बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका मानव जीवन पर हम लोग प्रत्यक्ष प्रभाव देख रहे हैं। आज जो है एलर्जी, सर्दी, खांसी, दमा, अंधापन, त्वचा रोग इसका प्रभाव के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 18, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? उदाहरण सहित विवरण दें। उद्योगों की अवस्थिति कहने का अर्थ है कि उद्योग कैसे ज़्यादा विकसित होता है। किसी क्षेत्र में ज़्यादा उद्योग धंधे विकसित होते हैं, किसी क्षेत्र में उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाते, उनका क्या है प्रमुख कारण है? एक उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित होने या किसी एक निश्चित स्थान पर उद्योग धंधे बढ़ने का मुख्य कारण है कि वहाँ पर कृषि या वहाँ पर उद्योग धंधे विकसित होने लायक वातावरण उपलब्ध है। उद्योग धंधे में जो चाहिए वो सब उपलब्ध है। जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ पे कच्चे माल होगा, कच्चे माल उदाहरण के रूप में अगर लें हम, जिस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कपास की खेती होगी तो कपड़े बनाने वाले उद्योग धंधे भी उसी क्षेत्र पे होंगे अवस्थित। इसीलिए कच्चे माल की उपलब्धि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यक होता है। ऊर्जा के संसाधन, जो उद्योग धंधे हैं, फैक्ट्रियां हैं, ये सारे ऊर्जा के संसाधन से चलते हैं। कहने का अर्थ है कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब ऊर्जा के संसाधन है। जहाँ आसानी से मिल जाता है वहाँ पे उद्योग ज़्यादा विकसित होता है। बाजार, उद्योग धंधे में कुछ वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है, उस वस्तु का प्रोडक्शन हुआ तो उसको बेचने का भी लिए बाजार भी चाहिए। जहाँ पर बहुत नज़दीकी बाजार होता है या अच्छी बाजार होता है वहाँ उद्योग धंधे अच्छी तरह विकसित होते हैं, वहाँ उद्योग धंधे को बढ़ने का अच्छा मौका मिल जाता है। पूंजी की भी आवश्यकता होती है। जहाँ पर लोग धनी आदमी ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा पूंजीपति रहते हैं, वहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा विकसित होता है। उसी प्रकार अगर सस्ते श्रम किसी क्षेत्र में मिल जाए, श्रमिकों की देखकर भी एक पूंजीपति अपना उद्योग धंधे को लगाते हैं ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। सस्ते श्रमिक मिल जाने से उसका काम बहुत आसानी से निकल जाता है और एक पूंजीपति को अच्छा लाभ प्राप्त होता है, जिसके कारण एक पूंजीपति उस क्षेत्र में अपना उद्योग को लगाना चाहती है जहाँ सस्ते श्रम उपलब्ध हो। परिवहन के साधन भी होना चाहिए। अगर उद्योग का स्थापना हुआ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है
फिर उसे बाज़ार तक ले जाना है। बाज़ार तो परिवहन के साधन से ही ले जाया जाएगा। अब परिवहन के साधन होने के लिए उसको सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। एक उद्योगपति वही अपना उद्योगों को स्थापित करना चाहेगा जहां अपनी माल की वह आसानी से ले जा सकता है और ले आ सकता है। एक उद्योग को स्थापित करने के लिए जल का भी होना बहुत आवश्यक है। कोई भी उद्योग धंधे बिना जल से नहीं चल सकता। जल को लाने के लिए उसका नज़दीक में जल होना चाहिए और जल लाने का सही रास्ता भी होना चाहिए, वह ज़्यादा खर्चीला न हो। इस प्रकार से उद्योग धंधे एक कच्चे माल की उपलब्धि को देखकर, ऊर्जा की उपलब्धि को देखकर, निकटतम बाजार को देखकर, पूंजी की उच्च व्यवस्था होने पर, श्रमिकों की अच्छी व्यवस्था होने पर, परिवहन की अच्छी व्यवस्था होने पर तथा जल की उचित उपलब्धता होने की स्थिति में ज़्यादा विकसित होते हैं। तो ये सारी कारक उद्योग धंधे को विकास को प्रभावित करती है। बच्चों, मैंने आप लोगों को जहाँ तक हो सके अच्छा तरह समझाने का प्रयास की हूँ। अभी लिखने का टाइम नहीं रह गया है, आप लोग इसे समझें और अपना दिमाग में ही लिखने का प्रयास करें। मैं आशा करती हूँ कि मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी। थैंक यू।